माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। यदि आप लोग सचमुच में एक पढ़ने वाले छात्र होंगे तो, क्योंकि दिखावे करने से आजकल कुछ नहीं होता है। दिखावा करने से ना आजकल बाजार में सामान कुछ भले बिक जाते हैं। दिखावा करने से जादूगर के पास 2 4 10 20 50 100 का भीड़ लग सकता है, लेकिन दिखावा करने से आपका पढ़ाई नहीं हो सकता है। तो इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा तैयारी हो, यदि आप लोग चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट तरीके से हम तैयारी करें, तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को ना जी जान लगा करके मेहनत करना ही होगा। तो चलिए फटाफट से आज आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और खुद तो आप जुड़ेंगे ही, साथ ही साथ हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चों आज के इस क्लास को कम से कम अपने 2 दोस्त के पास, कम से कम अपने 2 व्हाट्सएप ग्रुप में, एक भी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। जो आपके दोस्त हैं जो मैट्रिक का तैयारी करने वाले हैं उनके पास आप लोग जरूर शेयर करें। चलिए फटाफट से आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, आप लोग का सबका सपना होता है कि हम टॉपर बने, सबका सपना होता है कि हम टॉपर बने, लेकिन टॉपर सब लोग तो नहीं बन सकते हैं। कोई एक ही टॉपर बनेगा। अगर टॉप 10 का बात है तो कोई 10 लोग ही टॉप 10 में आएंगे। अगर बिहार टॉपर का बात है तो कोई एक ही होंगे जो बिहार टॉपर में आएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, जो बिहार टॉपर में आ गए, जो पूरे बिहार स्टेट में टॉप कर गए, वो क्या आपके तरह काम कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल आपके तरह काम नहीं कर रहे थे। क्या वो अलग तरीके से क्या वो अलग सिलेबस पढ़ रहे थे? बिल्कुल नहीं। सेम वही सिलेबस पढ़ रहे थे जो आप पढ़ रहे थे, बल्कि उसे अलग तरीके से पढ़ रहे थे। समझ गए ना? आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, जो नॉर्मल स्टूडेंट जिस तरीके से पढ़ते हैं ना, उससे अलग तरीके से टॉपर बच्चे पढ़ रहे थे। समझ गए? तो इसलिए आप लोगों से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कुछ अलग करने का प्रयास करिए। भेड़ जिधर जा रहा है, अगर उधर ही बढ़िएगा तो फिर आप कुएं में गिर जाइएगा। भेड़ को देखे होंगे, अगर एक भेड़ कुएं में कूदा तो पीछे से सारे भेड़ कुएं में कूदना शुरू कर देता है। उसी तरीके से अगर दुनिया वाले जिस रास्ते पर जा रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट जिधर जा रहे हैं, अगर आप भी उधर जाएं तो आप सोच करके देखिए ना, फिर आप में और उनमें क्या फर्क होगा। जब तक आप अपना रास्ता खुद नहीं बनाइएगा, जब तक आप सबसे हट करके एक अलग रास्ता नहीं बनाइएगा ना, जब चीजों को आप अलग तरीके से नहीं करिएगा, तब तक आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम यहां पर लिखे भी हैं कि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं। जो सफल लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपुल होते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि अलग तरीके से काम करते हैं। समझ गए ना? कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, बल्कि उस चीज को वो अलग तरीके से कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत, और संस्कृत में हम आपको मंगलम चैप्टर पढ़ा रहे थे, और मंगलम चैप्टर का हम ऑलरेडी पूरा अर्थ बता चुके हैं। संस्कृत में पूरा क्वेश्चन आंसर बता चुके हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन आंसर संस्कृत में पूछता है? लेकिन क्या बच्चों क्वेश्चन आंसर संस्कृत में पूछता है? बताइए, क्या क्वेश्चन आंसर संस्कृत में पूछता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। संस्कृत में क्वेश्चन आंसर नहीं पूछता है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सर क्वेश्चन आंसर किस में पूछता है? हिंदी लैंग्वेज में पूछता है। भले आपका जो परीक्षा है ना वो संस्कृत का है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। समझ में आया? वो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? वो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। अच्छा, इतना तो आप लोग समझ गए। तो आज हम जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे वो या तो 2019 के परीक्षा में पूछे गए होंगे, 2020 के, 2021 के, 2022 के, या फिर 2023 के परीक्षा में पूछे गए हैं, वैसे ही सारे क्वेश्चन आज आपको हम बताएंगे। इससे आपको यह अनुमान तो लग ही जाएगा कि आखिर किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज हम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताने वाले हैं। तो जरा एक बार प्यार से बता दीजिए, आप सभी लोगों ने मिल करके लाइक और शेयर किया? आप सभी लोगों ने मिल करके लाइक और शेयर किया? जरा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सर, ठीक है ना? जब पढ़ना ही है तो प्रिंस सर से पढ़ो, और दूसरे मास्टर में क्या रखा है? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
चलिए बच्चों, जहां पर भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़िए। बस हम तो आपसे यही कहेंगे, जहां पर भी हैं बिल्कुल मन लगा करके पढ़िए, एकदम अच्छे तरीके से। दिखावा मत करिए, हम बस यही कहेंगे। दिखावा करने से ना कुछ नहीं होता है जब तक कि आप मन लगा करके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़िए। ठीक है ना। चलिए, तो हम, और हाँ, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आप लोग टॉपर बैच 2024 को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर प्यारे बच्चों आप लोग इस बैच में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यही बैच है जो आप लोगों को टॉपर दे सकता है। इसके पहले वाले बैच जो कि हम क्रैश कोर्स करवाए थे, जो 2023 वाले बच्चों के लिए बैच था, उसी से निकला था रुमान अशरफ, आपको याद होगा। उसी से निकला था रुमान अशरफ जो कि पूरे बिहार में टॉप किया। उसी से निकली थी संजू कुमारी जो कि पूरे बिहार में थर्ड टॉपर बनी, जिनका नोट्स हम ऑलरेडी आप लोगों को इसी टॉपर बैच में प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। यानी कि आप लोगों को यहां पर टॉपर बैच में ना टॉपर का नोट्स तो मिलेगा ही, टॉपर के नोट्स से पढ़ने का सुविधा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बच्चों आप लोगों को ना लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, डाउट क्लासेस, अनेक तरह की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को 8114532021 या 9263991125 यह 2 नंबर पर आपको कॉल करना होगा और कॉल करके आप लोग सारी जानकारियां ले सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, देखिए ना उसको। अ, चलिए, हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग 15 अप्रैल से ही हमारा यह सिलेबस स्टार्ट है बच्चों। लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि हम पीछा हो गए हैं, हम पीछे हो गए हैं। बिल्कुल भी आप पीछे नहीं हुए हैं। ऑलरेडी आपको टोटल वीडियो क्लास मिल जाएगा, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो वहां पर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अब हम प्यारे बच्चों आप लोगों को ना एक अलग फीचर्स देने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगा। यानी कि हम कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि इस वर्ष यानी कि 2024 में हम एक रत्ती भर भी, एक कण भर भी हम पीछे नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटी हम आपको दे सकते हैं वो हम आपको 999 में प्रोवाइड करें। आखिर आप हमें 999 दे रहे हैं ना। किसी पिता का 2 दिन 3 दिन का मजदूरी होता है 999, समझ गए ना। किसी पिता का 2 दिन 3 दिन का मजदूरी होता है। वो पिता जो मजदूरी करते हैं, वो पिता जो मजदूर होते हैं, उनका 3 दिन का मजदूरी होता है 999। तो इसलिए हम इस चीज को बेकार नहीं जाने देंगे। जो आपकी खून पसीने की जो कमाई है, जो आपकी खून पसीने की जो मेहनत है, हम उसे कभी व्यर्थ नहीं होने देंगे। यह 999 के बदले में हम आपको रिटर्न में वो चीज देंगे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्यारे बच्चों 999 को ना अब सूद पर लगा करके जरा देख लीजिए, कितना रुपया आप साल भर में कमाएंगे। सूद पर अगर 1000 रुपया लगाएंगे तो कितना रुपया कमाएंगे। मुश्किल से 1 साल के बाद आपको हो सकता है कि बहुत देगा तो डबल करके देगा, 1000 का 2000 दे सकता है। लेकिन हम आपको 1000 के बदले वो चीज देने वाले हैं जिसमें अगर 100 गुना भी कर दीजिएगा ना तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। 100 गुना भी अगर कर दीजिएगा ना फिर भी वो बच्चों पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ना आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हालांकि आपको हम सब कुछ बता दिए थे, अगर आपको लोग को याद हो तो हम आपको टोटल श्लोक का हिंदी में अर्थ बता दिए थे। यह सारे टोटल श्लोक जितने सारे भी आप देख रहे हैं ना, यह सारे श्लोक का हिंदी अर्थ हम आपको बता दिए थे। संस्कृत वाला पूरा क्वेश्चन आंसर बता दिए थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अब जो परीक्षा में प्रश्न है ना, ये संस्कृत भाषा में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब परीक्षा में यह सब जो है ना, यह सब संस्कृत भाषा वाले क्वेश्चन यह सब नहीं पूछे जाते हैं। अब बच्चों पूछे जाते हैं हिंदी भाषा में। तो अब हम बच्चों यहां पर हिंदी भाषा में क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिस तरीके से आपके परीक्षा में पूछा जाता है। समझ में आया। जिस तरीके से आपके परीक्षा में पूछा जाता है ना, उसी तरीके से हम आपको अब क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। आप लोग इस चीज को जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा, समझ गए। चलिए, तो अब हम वो चीज बताने वाले हैं जिसके लिए हम मुख्य रूप से ये स्पेशल क्लास ले रहे हैं। 2019 के बाद पूछे गए प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, 2019 के पहले अगर हम लोग चलें, अगर हम लोग 2019 के पहले चलें
तो क्वेश्चन सारे संस्कृत भाषा में पूछे जाते थे, समझ गए ना। बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता था, मुश्किल होता था, संस्कृत समझने में दिक्कत लगता था। संस्कृत का एग्जाम के दिन ना लगता था कि कोई पंडित जी जाकर के हमारे बदले एग्जाम दे देते तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता। लेकिन 2019 के बाद से, बच्चों ध्यान रखिएगा, 2019 के बाद से ना बहुत ज्यादा आसान हो गया, जब संस्कृत का क्वेश्चन भी हिंदी में पूछा जाने लगा। इसलिए अब संस्कृत से डरना नहीं है, क्योंकि अब संस्कृत का क्वेश्चन भी हिंदी में पूछा जाने लगा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लघु उत्तरीय। अब कहिएगा सर क्या संस्कृत में दीर्घ उत्तरीय भी होता है? बिल्कुल नहीं, संस्कृत में दीर्घ उत्तरीय बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ लघु उत्तरीय होता है, उसमें भी बड़े आसान क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, यह क्वेश्चन 2021 के परीक्षा में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2021 के परीक्षा में पूछा गया है, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा जब इंपॉर्टेंट है तो हम इस चीज को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, यहीं से हम लोग आगाज करते हैं। और हाँ, एक बात आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब हमारा आज संस्कृत का पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, संस्कृत का जब पहला चैप्टर समाप्त होगा, तो कल से प्यारे बच्चों आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, कल से अगली क्लास से आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। हालांकि अगर कहेंगे तो हम बायोलॉजी ही पुनः से स्टार्ट कर देंगे, और परिवहन और उत्सर्जन जो चैप्टर बच गया है उसे हम क्या करेंगे, फिर से हम शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग कोई दूसरे सब्जेक्ट की डिमांड करेंगे, कोई अदर सब्जेक्ट की डिमांड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसे भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। क्या कह रहा है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो देखिए, परमात्मा ने इस संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, परमात्मा ने इस संसार की रचना की है। किसने? परमात्मा ने। समझ में आया? परमात्मा ने इस संसार की रचना की है, लेकिन इसका आनंद वो अकेले नहीं ले सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा के बारे में हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाए थे ना, आत्मा का स्वरूप क्या है बच्चों, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे कि परमात्मा ने इस संसार की रचना की, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाले कौन है, परमात्मा है, लेकिन इसका आनंद वो अकेले नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? क्योंकि यहां पर बहुत सारे आत्मा है, तो इसलिए परमात्मा क्या किए कि अपने स्वरूप को आत्माओं में बांट दिया। समझ गए ना? अब जो परमात्मा थे ना, अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। अब जो गुण परमात्मा के थे वो ही आत्मा के बन गए, यानी आत्मा का गुण और परमात्मा का गुण क्या हो गया, बराबर हो गया। जो बड़े से बड़ा और छोटों से छोटा है। आत्मा के बारे में हम आपको बताए थे ना, अनो अनियान महतो महियान, यानी कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और क्या है, जो महान से महान है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो बड़ा से बड़ा एवं छोटा से छोटा होता है, जो इस सत्य को समझ लेता है, वह सदा के लिए क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। समझ में आया? जो सदा के लिए सुखी हो जाता है, जो इस सत्य को समझ लेता है। तो कुल इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। संस्कृत में तो आपको लिखना नहीं है, हिंदी में जहां तक लिखने की बात है तो आप लोग अपने मन से भी 2-4 लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? चलिए 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 दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यमान परमात्मा के पास क्या छोड़ करके जाते हैं। विद्यमान परमात्मा के पास क्या छोड़ करके जाते हैं, अथवा नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। यह दो क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से समझना है। दोनों क्वेश्चन का जवाब एक होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है बच्चों, अलग अलग है। क्वेश्चन अलग अलग है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यमान परमात्मा के पास क्या छोड़ करके जाते हैं, अथवा नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। यह चीज आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना है। तो क्या लिखेंगे, जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में मिल करके अपना नाम और रूप छोड़ करके विलीन हो करके सागरमय हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में मिल करके एकाकार हो जाते हैं। समझ में आया? यानी कि हम आपको क्लास में बताए थे कि जिस तरीके से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरीके से जो विद्यमान पुरुष होते हैं वह अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से मिल करके क्या हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। देखिए, संस्कृत बहुत मस्त विषय है। अब देखिए ना, हम यह भी देख रहे हैं यूट्यूब पर कि जो टीचर पिछले बार तक, यानी कि पर साल जो पिछला साल है 2023,
समझ गए ना, 2022-23 उस समय संस्कृत नहीं पढ़ा रहे थे और आज वो संस्कृत पढ़ा रहे हैं जैसे वो साल भर में संस्कृत के ज्ञाता हो गए हैं। समझ गए ना, अभी एक महीना पहले जब एग्जाम हुआ था तो संस्कृत नहीं आता था और अभी संस्कृत आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल भी इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देना। देखिए, पढ़ाने के लिए कोई भी आएगा आप लोग को पढ़ा देगा, क्या आप लोग उस पर भरोसा कर लीजिएगा? बिल्कुल नहीं। आखिर अगर सब कुछ कोई, आखिर हर व्यक्ति हर काम कर लेता तो फिर एक्सपीरियंस नाम का कोई चीज ही नहीं रह जाता। समझ गए ना, एक्सपीरियंस नाम का कोई चीज ही नहीं रह जाता। आखिर एक्सपीरियंस है बच्चों तब तो, समझ गए ना, एक्सपीरियंस आखिर क्यों होता है? एक्सपीरियंस तो आखिर होना चाहिए ना। तो इसलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं यह सब बात ध्यान में रखना है कि जो टीचर बहुत समय पहले से संस्कृत पढ़ाते आ रहे हैं, जो टीचर बहुत समय पहले से हमें सिखाते आ रहे हैं, संस्कृत विषय को बोलते आ रहे हैं, उन टीचर से पढ़ना है। समझ में आ गया? चलिए, अब चलिए, इसका अर्थ तो आप लोग समझ गए। दूसरा नंबर के बाद तीसरा नंबर, नदी और विद्यमान में क्या समानता है? फिर से वही क्वेश्चन कर रहा है कि नदी और विद्यमान में आखिर क्या समानता है। समझ में आया? नदी और विद्यमान में क्या समानता है, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। देखिए, यह वाला क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया था और पुनः यह वाला क्वेश्चन जो है बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, यह 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है। समझ में आया? नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम क्या हो जाता है? बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उसका स्वरूप क्या हो जाता है? सागरमय हो जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? सर, चलिए, बिल्कुल सही बात है। सर मैथिली क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? सर बाबू देखिए, मैथिली हमें आता नहीं है और मैथिली के हमारे पास अभी कोई पर्याप्त टीचर नहीं है। समझ गए ना, मैथिली हमें आता नहीं है और मैथिली का अभी हमारे पास टीचर नहीं है, इसलिए मैथिली नहीं हो रहा है। अगर भविष्य में टीचर आते हैं तो हम जरूर मैथिली को भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार ना क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों, और एक बार क्लास को ना लाइक कर दीजिए, ठीक है? क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और क्लास को एक बार क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए, क्या कह रहा है? नदी और विद्यमान में क्या समानता है? तो नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में, यानी कि जब नदियां सबसे अंतिम पड़ाव में अपने किनारे पर होती है तो वह समुद्र में जाकर के मिल जाती है। समझ में आया था ना, पिछले क्लास में बताए थे, नदियां समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम दोनों क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसका स्वरूप जो है वह सागरमय हो जाता है। उसी प्रकार से जो विद्यमान लोग होते हैं अपने को ब्रह्मा में मिलाना चाहता है, जो विद्यमान लोग होते हैं ना वो अपने आप को कहां मिलाना चाहते हैं? ब्रह्मा में मिलाना चाहते हैं, और इसके लिए प्रयासरत होते हैं। इसके लिए क्या होते हैं बच्चों? प्रयासरत होते हैं। और जब वह ब्रह्मा में मिल जाता है तो वह भी अपने रूप और नाम को त्याग देता है और ब्रह्मा में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नदी और विद्यमान में क्या समानता है? तो नदी भी अपने अंतिम पड़ाव में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाता है और जो विद्यमान पुरुष होते हैं वो भी अपने अंतिम पड़ाव में जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यानी कि दोनों अंतिम में जाते जाते क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। यही दोनों में क्या है? समानता है। बिल्कुल, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। उसके बाद बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहां रहती है? इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे। समझ गए ना, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे। आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग जरूर देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहां रहती है, जरा इसको बताइए। तो ध्यान से समझिए, कह रहा है कंठोपनिषद, ध्यान से समझिएगा, कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। कंठोपनिषद पर बच्चों आत्मा के विषय में ना विस्तार से चर्चा की गई है। मानवों के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है। मानवों के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। क्या है? जो अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। जो इसका रहस्य समझता है वो शोक रहित हो जाता है। यानी इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि कंठोपनिषद, क्योंकि यह वाला जो श्लोक है ना, अनु अन्यान महतो मह्यान, कंठोपनिषद से लिया गया था। तो कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का विस्तार से चर्चा किया गया है। मानवों के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। आपको बताया था आत्मा क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। समझ गए ना, वह शोक रहित हो, जो इस रहस्य को समझता है वो शोक रहित हो जाता है। समझ गए? समझ में आ गया?
सर स्कूल जाना चाहिए या घर पर ही पढ़ाई करना चाहिए? स्कूल जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन घर पर पढ़ाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर घर पर पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो बिल्कुल भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप लोग को टॉपर बनना है, अगर आपको ज्यादा नंबर लाना है, तो आप लोगों को ना घर पर पढ़ाई जरूर करना होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। मंगलम पाठ के आधार पर, चूंकि हमारा यह चैप्टर कौन सा है, मंगलम, इस पाठ के आधार पर क्या करना है बच्चों? तो मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताना है कि सत्य का स्वरूप जो है वो कैसा होता है। समझ में आ गया? सत्य का स्वरूप कैसा होता है, तो ध्यान से समझिएगा। मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। जो यह मंगलम पाठ है उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है? सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य का मुख जो है वो हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है। सत्य और धर्म की वास्तविक जो अवस्था है उसके लिए सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वो इसे हटा दे। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त नहीं शोकों को पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पा करके अपना जन्म क्या कर लेता है? कृत कृत कर लेता है। यानी कि जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है, जो व्यक्ति सच्चाई को जान लेता है, वो अपने जीवन में सभी चीजों से पार कर जाता है। पूरे जो व्यक्ति सत्य को जान लिया ना, वो उसको दुख चिंता नहीं होता है, वो सब चीज को पार कर जाता है और वह श्रेष्ठतम अवस्था को चला जाता है, श्रेष्ठतम अवस्था में चला जाता है। समझ में आ गया? चलिए, सर संस्कृत का वीडियो ऐप पर क्यों नहीं डाल रहे हैं? बिल्कुल डलाएगा जी, संस्कृत का वीडियो भी एप्लीकेशन पर डलाएगा, हर एक सब्जेक्ट का डलाएगा, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स डलाएगा, सब कुछ डलाएगा। समझ गए ना? सब कुछ बच्चों डलाएगा, बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए। समझ गए ना? यहां तक कि हम किताब भी डालने वाले हैं। समझ में आ गया ना? जैसे आप लोग ये सब किताब देखते हैं ना, ये हो गया जीव विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, जो भी किताब आपका चलता है ना, सब किताब को हम पन्ना पन्ना स्कैन करके ना हम वहां पर डालने वाले हैं। आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? हर एक चीज को हम ना स्कैन करके वहां पर डालने वाले हैं, ताकि आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हम सर 999 में क्या क्या ले रहे हैं। समझ गए ना? आपको लगेगा कि सब कुछ हमें मिल गया, अब हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन से आप पूरा पढ़ाई कर सकते हैं, आपको एक किताब छूने तक का जरूरत हम नहीं रहने देंगे, इतना हम आपको सब कुछ करेंगे। समझ गए ना? बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए, बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो इस संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, इस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे, ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन जो है वो अंधकारमय होता है। ठीक है? ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? प्रकाशमय होता है, और अज्ञानी का जीवन कैसा होता है? अंधकारमय होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ जाते हैं वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। समझ गए ना? जो व्यक्ति ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ गया वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। आप लोग देखते हैं कि अगर अभी किसी को बोल दे कि तू मर जाएगा, अभी अगर किसी को बोल दे करे तू मर जाएगा, तो लोगों को बड़ा तकलीफ होता है, अरे हम मरेंगे, हमसे पहले तू मर जाएगा, बोलता है ना। लेकिन बच्चों, जो व्यक्ति इस ज्ञान और अज्ञान के बीच से पार कर गया उसको मृत्यु से डर नहीं लगता है। वो जानता है कि यही एक सच्चाई है दुनिया में, बाकी सब झूठ है। समझ गए ना? सिर्फ अगर दुनिया में कोई चीज सच्चाई है तो वह है मृत्यु, जो कि निश्चित है, बिल्कुल सच है कि मृत्यु होना ही है। समझ गया ना? यही एक सच्चाई है, बाकी सब क्या है? झूठ है, बाकी सब झूठ है। तो यह एक सच्चाई है। तो जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ जाते हैं वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं एवं इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति करके मुक्त हो जाते हैं। पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा में मिल करके एकाकार हो जाती है। समझ में आया? इनकी आत्मा जो है ना वो परमात्मा में मिल करके एकाकार हो जाती है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। छठा क्वेश्चन हो गया। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, हम आपको बस उतना ही क्वेश्चन, और इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बन सकता है आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सोच लीजिए, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्वान जो है वह मृत्यु को पराजित कैसे करते हैं।
जो विद्यमान पुरुष हैं वो मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग कि विद्यमान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं। जो विद्वान पुरुष होते हैं ना, वो अपने आप को कहेंगे कि देखो भाई हम विद्वान नहीं है, थोड़ा बहुत हमको नॉलेज है। जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो मूर्ख रहेगा ना वो कहेगा कि सबसे बड़ा ज्ञानी तो हम ही हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है इस धरती पर। लेकिन जो विद्वान पुरुष है, जिनके पास नॉलेज है, वो कहेंगे कि नहीं भाई हम ज्ञानी नहीं है, हम तो बस एक सिंपल आदमी हैं, समझ गए ना, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, समझ गए। और दूसरे को कह देते हैं कि जाओ भाई तू ही विद्वान है, समझ में आया। तो जो पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करके दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं ना, तथा इसी विचार को धारण करके मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि वो मृत्यु को पार करने का अलग कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मृत्यु को पार करने का यही एक रास्ता है जो आपको हम बता रहे हैं। चलिए अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ना जरा आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, यही जो क्वेश्चन है बच्चों सबसे लास्ट क्वेश्चन है, समझ गए। यही क्वेश्चन क्या है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो जरा अब आप लोग ना इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, इस चीज को जरा ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में अगर वर्णन करने के लिए बोल दे तो क्या आप लोग अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उतना से 5 वाक्य आप लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, हर हाल में कर सकते हैं। लेकिन अगर प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम इसे एक अलग तरीके से 5 वाक्य में लिखें तो क्या कॉपी जांच करने वाला के दिमाग पर कुछ इफेक्ट नहीं जाएगा? बिल्कुल इफेक्ट जाएगा। तो लिखेंगे वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है। जो वैदिक वाग्मय होता है उसके अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है, क्योंकि इस चैप्टर में ना उपनिषद के बारे में ही बताया गया है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है, जिसमें जीवन दर्शन के जो भी सिद्धांत होते हैं ना उनका निरूपण किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है, सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है, विद्वान पुरुष का दिव्य लोक गमन तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को बस में करना आदि इस पाठ के मुख्य विषय हैं। हमें बस यह बता देना है ना कि आखिर इस पाठ के मुख्य विषय कौन कौन से हैं। इस पाठ के माध्यम से उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। इन सब चीजों के बारे में अगर लिखेंगे या फिर इसके अलावा आपके मन में और कोई दूसरा 5 वाक्य है तो उसके बारे में लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 5 वाक्य ही तो लिखना है, कोई भी आप लोग 5 वाक्य लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट, फटाफट से बता दीजिए। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन साल कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए। अब आप लोग आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए, समझ गए ना। अब आप लोग बच्चों आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए, समझ गए ना। आंसर देने के लिए आप लोग अब तैयार हो जाइए, एकदम बेजोरदार तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आंसर देने के लिए बस आप लोग तैयार रहिएगा। देखिए मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करना है। हम लोग सबसे पहला वाक्य क्या लिखेंगे? अब आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं ना? दे सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? यहां से आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना। बताइए पहला नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? फटाफट से आप लोग बता दीजिए, फटाफट से आप लोग बता दीजिए सही जवाब कौन सा होगा। पहला का ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी से बताइए। बिल्कुल पहला का जवाब सत्यमेव जयते नान्यतम, हम आपको पढ़ाए थे, यह 2021 का क्वेश्चन है और कहां से लिया गया है? मुंडिको उपनिषद से, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। समझ में आया? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद दूसरा है किसकी जीत नहीं होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? किसकी जीत नहीं होती है। तो क्या हम लोग लिखेंगे बोलिए? किसकी जीत नहीं होती है? तो जवाब में हम लोग लिखेंगे क्या? असत्य की जीत नहीं होती है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, असत्य की जीत नहीं होती है। चलिए उसके बाद तीसरा है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? बताइए। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को पता होगा कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? आत्मा है। समझ गए ना? आत्मा है, तो बिल्कुल यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कोई डाउट बता दीजिए, बिल्कुल कौन सा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया।
हाँ, चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो जवाब होगा अपने नाम को छोड़ करके, अपने रूप को छोड़ करके, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नाम और रूप नहीं, सी नंबर नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नाम और रूप को छोड़ करके, यहां पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ गए ना? यहां पर आप लोगों का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। समझ गए? चलिए, अब उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? यह क्वेश्चन तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यह 2015 में, 2018 में, 2020 में 3-3 साल लगातार पूछा है। अब सोच करके देख लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है बच्चों, बताइए। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो जवाब होगा हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख जो है वो ढका हुआ है। उसके बाद सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? जवाब क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का? मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग को पता है। समझ गए ना? आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद चलिए आगे कह रहा है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? जवाब होगा 5 मंत्र हैं। ए ऑप्शन सही होगा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद हिरण्मयन पात्र दृष्टय, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? 8वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। हिरण्मयन पात्र दृष्टय, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? जल्दी से बताइए। अभिषेक, पिंटू, निशांत, अमित, नीतीश, जल्दी जल्दी से। गौरव, जल्दी जल्दी से बता दीजिए सही जवाब कौन सा होगा। तो हिरण्मयन पात्र दृष्टि यह किस मंत्र से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद उपनिषद से। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ गए? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महान से भी महान क्या है बच्चों, बता दीजिए। महान से भी महान क्या है? यह क्वेश्चन 2019 और 2018 में पूछा गया है। तो आपको पता है कि महान से महान क्या है? आत्मा है। महान से भी महान क्या है? आत्मा। 9वां का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताइए। समझ गए? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो जवाब होगा यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। समझ गए ना? यह बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वेदाह में तम पुरुषम महानतम विदते अयनाय, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? 11 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए सही जवाब कौन सा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए बच्चों, सही जवाब कौन सा होगा? एकदम एग्रेसिव होकर के बताइए। समझ गए ना? और फटाफट से सारे बच्चे ना वीडियो को लाइक भी करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए। वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो 11 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? श्वेता श्वेतरो उपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। श्वेता श्वेतरो उपनिषद से लिया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद बताइए 12 नंबर क्वेश्चन, मंगलम कहां से संकलित है? मंगलम पाठ कहां से संकलित है? तो जवाब क्या होगा? मंगलम पाठ कहां से संकलित है? यह क्वेश्चन लिया गया है 2018 में और यह प्यारे बच्चों उपनिषद से संकलित है। सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब बताइए अनोरणयान महतो महियान महिमान मात्मना मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हम तब ना बोले थे कि आप लोग यह याद कर लीजिएगा कि कौन सा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। देख रहे हैं बार बार यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। अगर यह चीज याद कर लेते हैं तब समझिए कि आपका सब कुछ सही है, अन्यथा बिल्कुल भी आपका सब कुछ सही नहीं है। तो बताइए 13 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा 13 का जवाब हो जाएगा कंठोपनिषद से। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ गए ना? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलिए नदियां नाम और रूप को छोड़कर के किसमें मिल जाती है? बताइए। नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिल जाती है? सबको पता है भाई, समुद्र में मिल जाती है। इतना आसान क्वेश्चन कब पूछा था? 2018 में पूछा था, 2018 में। उसके बाद अनोरणयान महतो महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा होगा? यहां पर बच्चों रिक्त स्थान था। तो अनोरणयान क्या होता है? महतो महियान। 15 का ए ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा? बताइए। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा ना? 15 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अब बताते हैं स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का मुंह ढका हुआ है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा।
बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए अब बच्चों हो गया पूरा कहानी खत्म। यह 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना अगर याद कर लेते हैं ना तो इससे ज्यादा परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। समझ में आ गया। तो यह सब कुछ आपके लिए था। अब प्यारे बच्चों आपका पहला नंबर चैप्टर एकदम क्लीन चिट हो गया, समाप्त हो गया। पहला नंबर चैप्टर समाप्त हो गया एकदम अच्छे तरीके से। अब बताइए पहले नंबर चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट जो आपके मन में रह गया हो, पहले नंबर चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट जो आपके मन में रह गया हो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। पहले नंबर से संबंधित कोई भी डाउट बताइए। बताइए फटाफट से। हाँ जी जल्दी जल्दी से बताइए। और साथ ही साथ यह भी बता दीजिए कि कल बच्चों कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कल कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए यह भी आप लोग कमेंट करके साथ ही साथ बता दीजिए। कल कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए यह भी बता दीजिए। ठीक है ना। अगर बच्चों आपकी तैयारी ऑनलाइन से हो रही है तो फिर ऑफलाइन में जाने का क्या फायदा है, आप अपना समय ही नुकसान करेंगे ना, समय ही बर्बाद करेंगे। अगर तैयारी ऑफलाइन से हो रही है तो फिर ऑनलाइन में जाने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए। सर हम केमिस्ट्री में बहुत कमजोर हैं इसलिए केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए। कि चिंता मत करिए, हर एक सब्जेक्ट में हम आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, समझ गए ना। हर एक चैप्टर में हम आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए। क्योंकि हर चीज हमसे ऊपर नहीं जा सकता है, हमसे नीचे ही रहेगा। और वो हर चीज में हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे, समझ गए। वो हर चीज में हम आपको क्या करेंगे, एक्सपर्ट बना देंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, समझ गए ना। बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए, वो हर चीज अब आपको हम बताएंगे। नो डाउट सर, कोई भी डाउट नहीं है, सब कुछ समझ गए। चलिए वाह। ज्योग्राफी सर, हिंदी सर, मैथ सर, बायोलॉजी सर, केमिस्ट्री सर। अरे भाई कोई एक चीज तो एकता दिखाओ अपने में, अपने में एकता दिखाओ, कम से कम एकता दिखाओ जल्दी से। ठीक है ना, एकता दिखाओ। ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स तो हो ही गया है ना। केमिस्ट्री हो सकता है क्योंकि केमिस्ट्री का भी एक भी चैप्टर नहीं हुआ है, तो केमिस्ट्री हो सकता है। कुछ बच्चे ज्योग्राफी कह रहे हैं। हाँ चलिए, चलिए बहुत बढ़िया सर। मेरा कमेंट जा रहा है ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को लेकर के सबसे ज्यादा बच्चों का कमेंट है कि सर जी केमिस्ट्री पढ़ाया जाए। हिंदी, हिंदी, लेकिन हिंदी का भी कम कमेंट नहीं है, हिंदी का भी बहुत ज्यादा कमेंट है, हिंदी का भी कमेंट बहुत ज्यादा है, समझ गए। तो फाइनली आप लोग बता दीजिए केमिस्ट्री चाहिए या हिंदी चाहिए, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। केमिस्ट्री चाहिए बच्चों या फिर हिंदी चाहिए, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। केमिस्ट्री चाहिए या फिर हिंदी चाहिए, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। केमिस्ट्री चाहिए या फिर हिंदी चाहिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए तो एक बार। केमिस्ट्री की हिंदी, वोटिंग करवा लीजिए सर, वोट लीजिए सर। चलिए भाई आप लोग का वोट है तो वोट हम ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत जल्द आपके सामने वोट आ जाएगा। आप लोग का कहना है कि सर जी वोटिंग करवा लीजिए। चलिए भाई वोटिंग हम डाल रहे हैं, अभी आप लोग के सामने वोट आ जाएगा। चलिए आप लोगों को कल से कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय पढ़ना है, ऑप्शन में दे देते हैं हम। पहले केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री दे दिए, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम दे देते हैं हिंदी, तीसरे नंबर पर हम आपको दे देते हैं ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी का भी कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, इकोनॉमिक्स का भी कमेंट आ रहा था, इकोनॉमिक्स। चलिए 4 ऑप्शन ही दे देते हैं, काफ़ी है क्या है, केमिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, हिंदी। चलिए आस्क, जल्दी जल्दी से अपना अपना वोट दीजिए भाई, सरकार बनाइए, देखते हैं किसका सरकार आप लोग बना पाते हैं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी से। लगता है इस बार केमिस्ट्री जीतेगा, केमिस्ट्री और हिंदी। अरे भाई हिंदी अभी आगे चल रहा है। जल्दी जल्दी से आप लोग दीजिए तो वोटिंग देखते हैं कौन बच्चे जीतते हैं क्या। हाँ, कितना 420 वोट आ चुके हैं, वाह वाह। जल्दी से 700 वोट हो जाएगा हम रिजल्ट सुना देंगे, 700 प्लस वोट होगा हम रिजल्ट सुना देंगे। तो जल्दी जल्दी से वोटिंग करिए, कल से कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। 527 वोट हो चुका है, 568,
कम से कम 700-800 वोट दे दीजिए, तब हम जाकर के शुरू कर देंगे। समझ गए ना? हाँ, केमिस्ट्री पर ज्यादा वोटिंग जा रहा है और हिंदी पर ज्यादा वोटिंग जा रहा है ना। केमिस्ट्री पर ज्यादा लगता है कि केमिस्ट्री ही जीतेगा इस बार। लगता है बच्चों इस बार केमिस्ट्री ही जीतने वाला है। आप लोगों के हम मन से कराते हैं, हम अपने मन से जबरदस्ती नहीं करते हैं। हम जब करते हैं तो आप लोगों के मन से ही करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता होगा, और वैसे बच्चे को अब केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगने लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। तो चुन लीजिए आप लोग, केमिस्ट्री या हिंदी आप लोग चुन लीजिए। चलिए भाई, कुल मिलाकर के केमिस्ट्री जीत चुका है। समझ गए ना? केमिस्ट्री जीत चुका है और 7% वोट से जीता है। तो कल से कौन सा सब्जेक्ट होगा बताइए? कल से कौन सा सब्जेक्ट होगा? केमिस्ट्री होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, कल से कौन सा सब्जेक्ट? केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर कल हम शुरू करने वाले हैं। समझ गए ना? केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर हम कल शुरू करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन। समझ गए ना? अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं। और बच्चों हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समझ गए? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समझ गए? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यह बच्चों हम शुरू करने वाले हैं। समझ में आ गया? यह हम कल से शुरू करने वाले हैं। तो कल से आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, कल से हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्लास चला और आगे भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास चलते रहेगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जाते जाते हम एक बात जरूर बोलेंगे कि आप लोग भी टारगेट बोर्ड के एक बहुमूल्य अंग हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। समझ गए ना? ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, आप लोग एक बार एकदम ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉपर बैच में अपने कितने दोस्तों को जोड़ चुके हैं अभी तक। आप लोग एकदम ईमानदारी से बताइएगा। सर हम तो जुड़े ही, हम अपने दोस्तों को भी जोड़े हैं। बताइए तो जरा एक बार एकदम प्यार से, एकदम ईमानदारी से बताना। समझ गए ना? क्योंकि आप हमारे छोटे भाई हैं और ध्यान रखिएगा, बड़े भाई से झूठ नहीं बोला जाता है। तो जरा एक बार प्यार से बताइए कि आप लोग अभी तक ना कितने बच्चों को जोड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से। कितने बच्चों को आप लोग अभी तक जोड़ चुके हैं? फटाफट से बता दीजिए। वाह, 3 सर, 2 सर, 1 सर, 4 सर। वाह वाह, क्या बात है। और जो बच्चे अभी तक नहीं जोड़े हैं ना भाई, उनसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अपने इस परिवार को आगे बढ़ाओ। देखिए, जहां परिवार को आगे बढ़ाने की बात आती है ना, हम हमेशा झुक जाते हैं। समझ गए ना? एक टीचर हो करके भी हम हमेशा झुकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। और ध्यान रखिएगा, जिस पेड़ में फल लग जाते हैं ना, वो पेड़ हमेशा के लिए झुक जाते हैं। जिस पेड़ में फल लग जाते हैं वो पेड़ झुक जाते हैं। इसलिए हम अपने परिवार की जिम्मेदारी हम अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं, तो हमें झुकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग इस परिवार को आगे बढ़ाइए, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, पूरा उम्मीद है कि आप लोग अपने सभी दोस्तों को टॉपर बैच में जरूर ज्वाइन करेंगे। अपने सभी दोस्तों को टॉपर बैच में जोड़ने का काम आप लोग जरूर करेंगे। तो यह बैच अगला बार टॉपर दे देगा, जरूर देगा। यही बैच से अगला बार टॉपर निकलेगा, तो इस बैच में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना? तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।